Hello, bachcho. Let this question. Two sheets of thickness D and 3D are touch each other, and the temperature just outside the thinner sheet is T1 and on the side of the thicker sheet is T3. Interference temperature is T2. T1, T2, T3 are in arithmetic progression. The ratio of the thermal conductivity of the thinner sheet to the thicker sheet ratio. आइए बेटा, हमें यहाँ पे बोला है कि दो शीट्स हमारे पास हैं, एक यहाँ पे तीन शीट है और एक यहाँ पे थिक शीट है बेटा, और दोनों शीट आपस में एक दूसरे को टच कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मान लीजिए पहले वाली शीट आपकी थिन है, ये थिन शीट है बेटा, तो थिन शीट की लेंथ डी दी है और दूसरी की 3D दी है बेटा। इसका टेम्परेचर यहाँ पे T3 लिखा गया है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे T1 लिखा गया है, और जो मिडल शीट है बेटा, मिड वाली जो शीट है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे T2 लिखा जा रहा है बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि मिड वाली का T2 है, इसका T1 है, इसका T3 डी और 3D है बेटा। तो अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे K1 है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे K2 है, तो हमसे थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो पूछा गया कि थिन शीट और थिक शीट की थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो क्या होगा बेटा। तो ये शीट हमारी कैसी है बेटा, थिन है, थिन है बेटा, और ये जो शीट आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो शीट आप देख पा रहे हैं, ये शीट बेटा आपकी कैसी है, यहाँ पे थिक है बेटा। तो यहाँ पे दो शीटें हैं, एक तो थिन और एक थिन शीट, थिक शीट है बेटा। दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो पूछा गया कि थिन शीट और थिक शीट की थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो यहाँ पर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है बेटा। तो हम कैसे करेंगे बेटा, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर ये सॉलिड रॉड्स हैं, शीट्स हैं, तो हम इसको एक रेजिस्टेंस वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस वायर बना सकते हैं। तो इसको भी एक रेजिस्टेंस वायर बना लिया, इसको भी एक रेजिस्टेंस वायर बना लिया। इसका टेम्परेचर यहाँ पे T3 होगा, तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे T1 होगा, तो इस जंक्शन पॉइंट का मिड पॉइंट का टेम्परेचर यहाँ पे T2 होगा बेटा, मिड पॉइंट को बोल सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, तो इसका रेजिस्टेंस R2 होगा। R1 R2 यहाँ पे क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस है। तो हम एक बात जानते हैं कि जो थर्मल रेजिस्टेंस हम लिखते हैं, तो किसी भी कंडक्टिंग वायर की जो थर्मल रेजिस्टेंस होते हैं उसको लिखने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या कहता है, थर्मल रेजिस्टेंस ये कहता है कि थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ अपॉन के ए, मतलब लेंथ अपॉन के ए, मतलब एल लेंथ होगी और के थर्मल कंडक्टिविटी ए एरिया होगा। तो मैं अगर R1 थर्मल रेजिस्टेंस लिखता हूँ तो R1 क्या होगा, डी अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी उसकी K1 है और एरिया उसका ए है बेटा। इसी प्रकार से मैं अगर R2 थर्मल रेजिस्टेंस लिखता हूँ तो लेंथ उसकी 3D है, थर्मल कंडक्टिविटी उसकी K2 है और एरिया उसका ए है बेटा। और हम एक बात जानते हैं कि जितनी हीट यहाँ से बेटा पहले वायर में जा रही होगी, मतलब ए से बी तक जा रही होगी, या 1 से 2 तक जितनी हीट जा रही होगी, या ए से बी तक जितनी हीट जा रही होगी, उतनी ही हीट करंट आपकी बी टू सी भी जा रही होगी बेटा। क्योंकि हीट करंट जो जाएगी, मतलब हीट फ्लो जो होने वाला है, ए से बी जो हीट फ्लो होगा वही हीट फ्लो बी टू सी भी होने वाला है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो हीट फ्लो ए टू बी रोड में हो रहा है, वही हीट फ्लो आपका बी टू सी रोड में भी होने वाला है। हीट फ्लो का फॉर्मूला हमने क्या जानते हैं, किसी भी वायर में जो हीट फ्लो होती है उसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, हीट करंट या हीट फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो हीट या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को लिखने का एक बेसिक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा होता है, द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस बेटा। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस लिखा जाता है बेटा। तो अगर मैं ए से बी तक लिखता हूँ तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, T1 माइनस का T2 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे R1 थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं बी से सी की बात करता हूँ तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे T2 माइनस का T3 देखने को मिलेगा, और डिवाइड बाय यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस R2 आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने हीट करंट को लिखा, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, मैंने उस बात को लिखा है बेटा। अब मेरे को एक बात बताई जा रही है, यहाँ पे गिवन जो है, यहाँ पे एक बात बताई गई है कि A1 T1 T2 T3 क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है बेटा। तो हमने मैथमेटिक्स में एक बात पढ़ी होती है कि अगर T1 T2 T3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP के अंदर है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक कॉन्सेप्ट कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इन दोनों का होगा। मतलब T1 और T2 का जो डिफरेंस आप देखेंगे, टेम्परेचर का जो डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस देखेंगे, वही डिफरेंस यहाँ पे T2 और T3 का भी डिफरेंस होने वाला है बेटा। तो जो T1 और T2 का डिफरेंस है, मतलब स्टार्टिंग जो दो टर्म्स का डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपके सेकंड और थर्ड टर्म के डिफरेंस भी होने वाला है अकॉर्डिंग टू AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग बेटा। तो अगर डिफरेंस बराबर होने वाला तो T1 माइनस T2 से कौन कैंसिल हो जाएगा, T1 माइनस T2 से आपका जो T2 माइनस T3 है वो आपका इजिली कैंसिल हो जाएगा बेटा। अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा, R1 जो है आपके R2 के बराबर आ जाएगा। अगर R1 बराबर R2 आ जाता है तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि जो पहले का थर्मल रेजिस्टेंस है वो दूसरे थर्मल रेजिस्टेंस के बराबर आ गया। R1 का फॉर्मूला क्या था, डी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या थी K1 और एरिया ए था, और लेंथ यहाँ पे क्या थी R2 के लिए 3D, थर्मल कंडक्टिविटी K2 और एरिया क्या था ए से ए कट गया, डी से डी कट गया बेटा। तो जो K1 और K2 का रेशियो हम देख पाते हैं वो रेशियो आपके पास यहाँ पे 1/3 आ जाता है बेटा, और यही रेशियो हमसे पूछा गया, तो रेशियो कितना हो गया, 1/3 हो गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बेटा। तो 1/3 का मतलब हमारा पहला ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाता है बेटा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके बेटा, थैंक यू।